नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? अभी आप लोगों का ग्रेड 12 भी नहीं स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक तो आपका बैच भी स्टार्ट लेट हुआ है, ठीक है, और आप लोग ग्रेड 12 सही से नहीं कर रहे हो, तो ये एक ना मैं बोलूंगी थोड़ा सा आपके उसमें जा रहा है, ये फेवर में नहीं जा रही है ये चीजें। समझ रहे हो? पहले तो क्लास में जो बच्चे रेगुलर रहते हैं वो रहो क्लास में रेगुलर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और आपको रहना है सब बच्चों को क्लास में रेगुलर। उसके अलावा मैं बार बार आपको शायद मैं 10 से 15 बार शायद बोल चुकी हूँ, अपना जो टेस्ट है वो ऑनेस्टी से दियो। इस बार काफी बच्चों ने दिया है मेहनत से, बट आई हैव ऑब्जर्व कि काफी कम टाइम आप बैठे हो टेस्ट में। इसका रीजन ये हो सकता है कि आप लोगों ने गिव अप ही मार दिया कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो छोड़ के भाग जा रहे हैं, क्योंकि मेजर टेस्ट में 11th के भी चैप्टर्स आए थे। बट मेरे ख्याल से आपको गिव अप नहीं मारना था, आप लोगों को एटलीस्ट 12th क्लास के तो क्वेश्चंस करने चाहिए थे, क्योंकि टीचर्स ने वो बहुत सही से पढ़ाया है, ठीक है। सो अगर आप ग्रेड 11 को अगर देख के छोड़ रहे थे तो वो फिर भी समझ में आता है, बट अगर आप लोग ग्रेड 12 के क्वेश्चंस के लिए भी नहीं बैठे तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं कमी आपकी साइड से आ रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक आप लोगों ने एक ऐसे एग्जाम को चूज किया है बेटा, जिसमें दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए, ठीक है। अगर आप सोचो कि बस ठीक है क्लास में आने से ही चीजें हो जाएंगी, तो ऐसे नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। कभी भी किसी टॉपर का इंटरव्यू सुन लेना, सिर्फ उसने भी क्लास अटेंड करने से, कोचिंग का या थ्योरी पढ़ने से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर देखो, अगर मेरी लाइफ में सिंपल सी एक चीज रही है, अगर मैं सोच रही हूँ मुझे ये चीज करनी है तो मुझे फिर करनी है, ऐसे नहीं तो वैसे, ठीक है। अगर मेरे से नहीं हो रही है तो फिर मैं सोचूंगी भी नहीं उस चीज के बारे में, ठीक है। तो अगर आपने सोचा है किसी चीज के बारे में कि ये मैंने करना है आगे जाके, तो प्लीज उसको फॉर गारंटी मत लो, टेक फॉर गारंटेड मत लो, ठीक है, बस ले लिया हो गया। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप सभी बच्चों को, पंजाब और यूके वाले बच्चों को लगभग लगभग दिन के सभी को, मैं ये नहीं कह रही हूँ एक को, सभी को अगर मैं बात करूँ, इवन जो मैं बाकी बैचेस भी पढ़ाती हूँ वहां पे भी बच्चों को 3 घंटे मिल पाते हैं पढ़ने के लिए, और वो 3 घंटे जैसे तैसे निकालते हैं। फिर चाहे वो अपना स्कूल का काम स्कूल में खत्म करें या जैसे मर्जी करें, बट वो 3 घंटे निकालते हैं। अगर आप 3 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो नहीं है, मुश्किल है फिर, ठीक है। आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, वो आप छुट्टी ले लो स्कूल से तो आप दे दो, बट आपको करना तो पड़ेगा, बिकॉज आपने जेई का एग्जाम देने बैठोगे ना, ऐसे तो है नहीं कोई रेंडमली एग्जाम आप दोगे। तो आप पढ़ोगे तभी बात बनेगी, क्योंकि आपके सामने लाखों बच्चा बैठा है भाई, वो भी बैठे, लाखों बच्चे बैठेंगे जेई के एग्जाम में। अगर आप सोचते हो आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सिर्फ थियरी पढ़ के गए हो, कुछ कुछ आप लोगों ने चीजें कर ली, और एक वो आपके साथ वो स्टूडेंट है जो कि मेहनत कर रहा है, उसने क्वेश्चन सॉल्विंग पे बहुत एफर्ट मारे हैं, ईमानदारी से टेस्ट दिए हैं, उसने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज किए हैं आफ्टर द टेस्ट। अब तुम देख लो कौन आगे जाएगा, ऐसा बच्चा जिसने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, या ऐसा बच्चा जो ये सब करके उस पड़ाव पे पहुंचा है, तो ऑब्वियस सी बात है वही जाएगा। तो आप लोग अपने आप को समझाइए पहले तो कि आप यहाँ पे क्यों हैं। अगर आपको करना ही जेई है, अगर आपको करना ही बीटेक है, तो आपको ये एग्जाम करना पड़ेगा, उसके लिए फिर मेहनत मांगते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों से मैं बात कर रही हूँ, शायद कुछ बच्चों से मनीषा मैम या हर्षित सर ने बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो वो गाइड कर रहे हैं तो प्लीज उसके हिसाब से चलो। इवन क्लास में भी आपको मैं गाइडेंस देती हूँ, ठीक है। अब आप लोगों का टेस्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, मैंने केमिकल काइनेटिक्स आपको बहुत डिटेल में करा, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको ये लगता है कि मैम क्या कहते हैं, तुम मेरे को ये बोल दे तो जनरली ग्रेड 11 नहीं आता, चलो ठीक है मान लिया नहीं आता, लेकिन ये ना करने से तो चीजें हल नहीं होंगी ना, टाइम तो तुम्हें इसके लिए भी निकालना पड़ेगा। लेकिन जिसको 12th भी नहीं आता है, जिसने अभी तक, मैंने चौथा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, जिसको 12th भी अभी तक नहीं हुआ है, तो बेटा अगस्त आधा जा चुका है,
ठीक है, नवंबर में सिलेबस खत्म है, जनवरी में तुम पहला अटेम्प्ट देने बैठ रहे हो पेपर में। तो अब तुम देख लो तुम्हारे पास, मैं डीमोटिवेट तो कभी, मैं डायरेक्ट बोलती हूँ ये चीज, जो सच है मैं वही बोलती हूँ, मैं शुगर कोट कभी भी नहीं करती हूँ चीजों को। तुम्हारे पास 4 महीने ही है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। यू हैव 4 मंथ्स। ठीक है बेटा, मैं संडे को अवेलेबल हूँ बस। ठीक है, आई वॉन्ट बी अवेलेबल ऑन संडे। ठीक है, हाँ, क्योंकि एज अ टीचर मुझे भी एक ही दिन मिलता है व्हेन आई कैन स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली और माई सम अदर पर्सनल जो भी चीजें होती है, तो संडे को आई वॉन्ट बी अवेलेबल। ठीक है, और अगर आपको 11th की चाहिए तो रिकॉर्डिंग किस लिए प्रोवाइड कर रखी है मैंने तुम लोगों को, देखो वो जाकर। ठीक है, क्यों बना बना के दी है, ताकि तुम देखो, एक तुम्हें तरीका पता चले कैसे करना है। तो अभी तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है, उसको प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करिए प्लीज, है ना। आप लोगों को चैप्टर 12 तो, मैं अगर किसी बच्चे ने मेरे को बोला ना कि 12th नहीं आता है, मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी। ठीक है, 12th तो करो, 11th तो तुमने पता नहीं कैसे किया है निपटाया, आई डोंट नो, बट 12th तो आपको आनी चाहिए ना भाई। जो टीचर आपको असाइनमेंट दे रहा है, कोई और क्वेश्चंस दे रहा है, जो भी टीचर शेयर कर रहा है, उनको वो करके दो। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस अब क्लोजली मॉनिटर की जाएगी, क्लोजली ट्रैक की जाएगी कि आप लोग कैसे पेपर दे रहे हैं। सबसे पहले तो छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, क्लास में रेगुलर आओ, अपनी ओरिजिनल आईडी से ज्वाइन करो सबसे पहले, तो मेरे को पता ही नहीं लगता कौन सा बच्चा क्लास में है। तीसरी चीज, टेस्ट ईमानदारी से दो, पूरा 3 घंटे बैठो। 3 घंटे तुम हैबिट नहीं डालोगे टेस्ट देने की, कैसे झेलोगे जेई मेंस का प्रेशर? एडवांस का तो 6 घंटे का होता है। हाँ समझ रहे हो, अभी बहुत टेस्ट होंगे, आदत बना लोगे। हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करो कि ये मैंने क्या गलती कर दी, क्यों। एक टेस्ट एनालिसिस नाम की नोटबुक बनाओ। टीचर अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें शेयर करते हैं जो वो देखते आया है बच्चों को। आप लोगों को ये करना पड़ेगा, अगर आप लोग ये नहीं कर सकते देन ये आप लोगों के लिए है ही नहीं फिर। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझो चीजों को। अगर ऐसा है आप मेहनत कर रहे हो, आपसे कोई सवाल नहीं बन रहे हैं, अब मान लो मैंने पी ब्लॉक के सवाल दिए, अब मैं सारे आसान तो नहीं दूंगी, अगर सारे मैं आसान दे दूंगी फिर मेरा पर्पस ही सर्व नहीं हुआ। आसान आसान चीजें करवाने से क्या होगा मेरा? तुम 25 में से ज्यादा 5-6 क्वेश्चन बना लोगे, 5-6 बना लोगे ज्यादा से ज्यादा। जो मीडियम लेवल के सवाल आएंगे या थोड़े हार्ड आएंगे वो कैसे बनाओगे? तो आपको अगर कोई चीज डिफिकल्ट लगती है तो, हाँ है डिफिकल्ट, एक्सेप्ट करो उस चीज को। आप जब भी सॉल्व करने बैठते हो क्वेश्चंस, आपको असाइनमेंट पहले सॉल्व करना है, और आपको ना थोड़ा सा सही तरीके से काम लेना है। अगर आपको पता है आपका संडे को टेस्ट है, तो आपको 10 दिन पहले पता होना चाहिए कि मेरा अगला टेस्ट कौन सा आने वाला है। आपके ग्रुप में आ जाता है ना, ग्रुप में तो चलो आई गेस एक मंडे को आता है, बट आपको 10 दिन पहले पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टेस्ट है। सबके पास है ना रिसोर्स शीट? नहीं तो टीचर से पूछ लो। यस मैम। पता है कि मेरा ये टेस्ट है तो मुझे इस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, अब मान लो मेरे को ये पता है मंगलवार हो गया, मेरा केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है, तो आप ये देखो केमिकल काइनेटिक्स आपने कितने ढंग से पढ़ा था। अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं केमिकल काइनेटिक्स, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा टाइम निकालती केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने के लिए, या जो भी सब्जेक्ट का और तुम्हारा टेस्ट है। मैं नोट्स पढ़ती जो टीचर ने करवाए हैं, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठती। मैंने तुम्हें 2024 के लगवाए, इवन मैंने तो 4 साल के तुम्हें ऑलरेडी लगवा दिए, लेकिन वो मैंने लगवाए हैं, तुमने अपने हाथ से निकाल के देखे क्या? नहीं देखे तो फिर वो होगी, प्रॉब्लम होगी तुम लोगों को। आप समझ रहे हो? तो आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना, कि अगर मेरा संडे को टेस्ट है तो मैं किस तरीके से अपना उस, जो भी आपको 3 घंटे का विंडो मिलता है घर में पढ़ने का, 2.5 घंटे का मिलता है, 2 घंटे का मिलता है, तो आप कैसे कर रहे हो? मैंने सब बच्चों को बोल रखा है दिन में सिर्फ एक असाइनमेंट कर लो। कितनी बार बताइए ये बात, बताइए कि नहीं बताई? यस और एक असाइनमेंट करने में तुम्हें 40 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे, आई एम 100% श्योर। और अगर मान लो 40 नहीं, चलो 1 घंटा लग रहा है, फिर क्या हो गया, चलो लग जाने दो, 1 घंटा मान लो। तुम्हारा जो बाकी का टाइम मिलता है करो ना टेस्ट की तैयारी।
अगर तुम दिन में एक असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, हफ्ते में 7 दिन है, 7 असाइनमेंट तो तुमने भेज ही दिए। किसी दिन छुट्टी लगा ली, एक एक्स्ट्रा कर सकते हो, संडे को एक एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तो 7 असाइनमेंट तो तुम आराम से दे सकते हो टीचर को। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या जो मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ दिन में एक डीपीपी सॉल्व करने की, क्या ये सच में बहुत मुश्किल होता है? मुझे अपना फीडबैक दीजिए सारे बच्चे जितने भी यहाँ बैठे हो। क्या अगर दिन में मैं तुम्हें ये बोलूं दिन में एक असाइनमेंट सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले कंडीशन ये है कि क्लास नोट्स रिवाइज करने हैं, तो वो क्या मुश्किल है? नो मैम। बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता भाई? मैंने इतने सालों में देखा है, बच्चे तो दो भी बनाते हैं। बट मैं तुम्हें एक कह रही हूँ, क्योंकि तो लाइक तुम धीरे धीरे चलो आगे, स्टेप वाइज चलो, एकदम ही कूद जाओगे तो नहीं बनेगी बात। गेटिंग माई पॉइंट? और आप ईमानदारी से टेस्ट दिया करो, ठीक है, और पूरा टाइम पेपर में बैठा करो। पहले ट्राई कर, एकदम से मत सोचो हाय मैं तो एक ही टेस्ट में इतना इम्प्रूव कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, नहीं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप धीरे धीरे करोगे ना, देन ओनली यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ। ठीक है? छुट्टी तो आई, मैं अब जिन बच्चों से मैंने बात की वो लगा पाते हैं छुट्टी, तो मतलब पंजाब में जितने जैसे स्कूल आपके यूके में अगर आप लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, छुट्टी लगा लिया करो। दिन का बस एक असाइनमेंट, सुबह उठा करो। देखो मैंने भी एक डायरी, ये देखो मैंने भी, ये दिख रहा है, मैं सुबह उठते पहले लिखती हूँ कि आज मेरा क्या काम है। सुबह पूरा सुबह से लेकर रात तक 9:30 तक रहती है मेरी क्लासेस, ठीक है। मेरा क्या है, क्लास नोट्स मैंने भेजने हैं बच्चों को, टीपीपी शेयर करनी है, मेरे इंटरव्यू हैं बच्चों के साथ, है ना, और मेरे को क्लास, नेहा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, है ना, क्लास नोट्स हैं मेरे, ठीक है, मुझे ये बनाने हैं, स्लाइड्स बनानी है, तो मैं सब लिखती हूँ। और रात को जब मैं सोती हूँ 11-12 बजे, तो मैं देखती हूँ कितना मैं अचीव कर पाई हूँ इसमें से। आपको आदत यही बनानी चाहिए आइडली, कि आपको सुबह से क्या करना है। ज्यादा मत अपने आप को टारगेट दो, छोटा दो, कि अगर आप सुबह उठे हो तो पहले स्कूल तो जाना ही जाना है, स्कूल के अलावा क्या देना। अगर आप स्कूल का होमवर्क घर पे कर रहे हो तो कितना टाइम दे रहे हो? 25 मिनट्स दे रहे हो, 30 मिनट्स लिख रहे हो, ठीक है, 30 मिनट्स दे रहे हो, ठीक है। और जो जेई वाला काम है उसको आप कितना टाइम दे रहे हो? अगर आपको ये है कि 30 मिनट्स में क्लास नोट्स, 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्विंग में दूंगी या दूंगा, और जो मेरे पास जो बचेगा टाइम उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। इस तरीके से तुम करो चीजों को, तो ज्यादा तुम्हें अच्छा फील होगा। तुम देखोगे अभी, और मैं कभी भी ऐसे अंट शंट कोई भी टास्क नहीं देती हूँ कभी किसी को। मेरे को जो लगता है कर पाओगे वही मैं हमेशा देती हूँ। मेरा बस चलो मैं ये बोल दूं, चलो 2 टीपीपी लगाओ, केमिकल काइनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके भेजो, मुझे पता है ना नहीं हो पाएगा, राइट। तो इसलिए रियलिस्टिक टास्क दो, रियलिस्टिक टारगेट दो खुद को, जो तुम पूरा कर पाओ। और जब रात को सो तो तुम देखो अरे 80% टारगेट तो मैंने कंप्लीट कर दिया। तुम्हारे ये मेजर टेस्ट क्यों लिए जाते हैं अवंती में? तुमने नोटिस किया होगा 12th के बार चैप्टर के टेस्ट होते हैं। yes. वो क्यों होते हैं? ताकि जो तुमने पिछला पढ़ा है वो भी अपना थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो। अगर आपको कोई चैप्टर मुश्किल लगता है 12th का तो करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बिकॉज आप लोग अभी 12th ही कर रहे हो ना, 11th तो थोड़ा बर्बाद है ना। तो 12th में भी अगर तुम शॉर्टकट ढूंढोगे तो फिर गया पेपर तो हाथ से। नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग देखो अपना और कर लोगे भाई, कर लोगे। मैंने बहुत बच्चों को देखा, अरे पंजाब से तो बहुत बच्चे एनआईटी जालंधर गए हैं भाई, बहुत बच्चे गए हैं, बहुत बच्चे गए हैं पिछले साल। तो वो सबने 12th के साथ ही निकाला, ड्रॉपर कोई भी नहीं था उसमें से। तो सोचो ना, वो भी तो तुम्हारे वाली जगह से आया होगा ना कहीं से स्टूडेंट। yes. उसने भी बिल्कुल वही क्लासेस लगाई होंगी 3 घंटे वाली, उसने भी वही किया होगा, उसको भी इतना ही मिलता होगा टाइम 3 घंटा। वो भी छुट्टी तो लगाते ही होंगे बच्चे, क्योंकि जितना मेरे को पता है लगाते थे वो। तो फिर वही जैसे वही था उनका, उनके जैसे सरकमस्टांसेस थे, सिमिलर तुम लोगों के भी हैं।
हो सकता है कुछ बच्चों के कुछ स्पेशल हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो तो टीचर से बात करके पता लग जाएगा, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिमिलर कंडीशंस ही हैं तुम लोगों की। तो अगर वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? और तुम्हें 11वीं किसने कहा है पूरा करने के लिए? किसने कहा है पूरा करने के लिए? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने दिया हुआ है प्रिपरेशन प्लान। लगाओ, एक एक दो दो वीडियो लगाओ, लेक्चर लगाओ, असाइनमेंट सोल्व करो, खत्म है। अगर तुम 4-4 चैप्टर भी सिर्फ 11th के कर लेते हो, 5 मान लो केमिस्ट्री के कर लो, 3-3 उसके कर लो, बात बन गई है तुम्हारी। मान लो तुम्हारा कोई फेवरेट चैप्टर है, लेट्स से केमिस्ट्री में फेवरेट है, मान लो सॉल्यूशन है, तुम कहोगे मैम ये वाले क्वेश्चन तो मैं बना लेता हूँ, बना लेती हूँ, मतलब अगर मान लो जेई मेंस के पेपर में आ गया डिफिकल्ट सवाल, फिर क्या करोगे? फिर तुमने जो 11th में पढ़े हैं ना चैप्टर, वहां से तुम क्वेश्चन कर पाओगे, वो तुम्हें बचाएगा। सही बोल रही हूँ ना मैं? कंपनसेट भी तो करना पड़ेगा ना तुम लोगों को। अगर तुम्हें केमिस्ट्री में 25 में से 15-16 क्वेश्चन बनाने हैं, तुम्हें क्या लगता है वो 15-16 सिर्फ तुम 12th से बना लोगे क्या? मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। आपको 11th से भी बनाने पड़ेंगे कुछ 4-5 क्वेश्चन, ठीक है? तो पहले अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दो, ठीक है? टू डू लिस्ट बनाओ, जैसे भी ये अमनदीप कह रही थी, ठीक है? सुबह उठो, टारगेट दो खुद को कि आज मुझे ये, एकदम से बड़ा टारगेट मत दो, छोटा छोटा दो। एंड शेयर विद योर टीचर्स ना, शेयर विद योर टीचर्स कि ये असाइनमेंट है, दिन का एक असाइनमेंट यू कैन सोल्व। अगर मान लो मैं पी ब्लॉक करा रही हूँ और तुम्हें ये लग रहा है कि मैम पी ब्लॉक तो ठीक है, लेकिन हमें तो केमिकल काइनेटिक्स भी नहीं आता, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लोग सिर्फ पी ब्लॉक के क्लास नोट्स रिवाइज करो, ठीक है? आप केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डिले ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, डिले वाला इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। अगर पी ब्लॉक का मैं आज दे रही हूँ, तुम मेरे को ये करके संडे को दे रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन अगर तुम मेरे को असाइनमेंट डिले दे रहे हो, कम वो दे रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन उस बीच में तुमने क्या किया वो बताना पड़ेगा फिर। गेटिंग माई पॉइंट? तो थोड़ा सा इस तरीके से सोचो। करते हैं बच्चे, क्यों नहीं करते यार? एक बात बताओ, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं IIT या NIT में, कहीं भी गए हुए, DTU में गए हुए, NSUT में कहीं भी गए हुए हैं, वो तुम ही तो थे, 16-17 साल के ही तो थे वो बच्चे जो गए हैं। तुम क्या अलग हो क्या उनसे? तुम भी कर सकते हो। थोड़ा सा विश्वास दिलाओ खुद को, अपने आप को कंपेयर मत करो दूसरों के साथ, तुम बहुत बेटर हो, राइट? तुम बहुत बेटर हो। तुम लोग में पढ़ने की चाह है, और जिन बच्चों में पढ़ने की चाह होती है ना, वो अपना रास्ता खुद निकालता है, उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। ये हमेशा जिंदगी में याद रख लो। मैंने अपने 15 मिनट क्यों दिए तुम लोगों को? क्योंकि देने जरूरी थे। सिर्फ मैं पढ़ाती जाऊंगी, चीजें काम ही नहीं करेंगी, तो मैं एज ए टीचर मैं मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन ही नहीं आएगा। मेरे को ये आएगा चलो भाई पढ़ा के आ गई मैं, कुछ होगा क्या इससे? कुछ नहीं होगा। तुम लटके पड़े हो पीछे, कहीं बैठके पड़े हो, और मैं आगे पढ़ा के चली गई, ये तो होगा ही नहीं ना। टीचर के साथ थोड़ा खुलो, कंफर्ट लेवल आए, कंफर्ट जोन आएगा, है ना? कंफर्टेबल हो गए, ओपन अप हो, इंटरेक्ट करो, डाउट्स आते हैं तो उनको भेज दो कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट है, ये देखना मैम। अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो सर्कल मार्क करो, मैम ये कैसे होना, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो बच्चे ही तो यार, हम भी बच्चे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं बना लेती थी क्या सारे क्वेश्चन 20 में से 20? ये तो मैं टीचर बनी, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया, तो मेरे को याद रहती हैं चीजें, समझ रहे हो? तो Yes. जब मैं स्टूडेंट थी क्या मैं भी बना लेती थी क्या? नहीं, मेरे से भी 20 में से 12-13 ही बनते थे क्वेश्चन, 50% बनते थे। बट गिव अप थोड़ी ना किया कभी जिंदगी में। तुम्हें भी वही करना है, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। पर पेपर जो है वो करेंगे, क्या बोलते हैं, कल डिस्कस करेंगे। तो आज ट्राई करते हैं खत्म हो जाए, अगर थोड़ा बहुत रह भी जाएगा ये कल कर लेंगे, बट अपन कल पेपर डिस्कशन लेंगे। तो जो भी तुम लोगों के पेपर में डाउट्स थे, कल पता है क्या करेंगे? सारे बच्चे जो तुम्हारे ग्रुप में रिपोर्ट लिंक आया ना, वो सारे ओपन करके बैठोगे कल, ठीक है? ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तुम्हें पता चले तुम क्या गड़बड़ मार के आए थे,
गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आज बेसिकली हमें करना क्या था, देखो ग्रुप 16 में हमारा काफी कुछ मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज हम ऑक्सो एसिड्स देखेंगे, सल्फर के कौन कौन से हैं, है ना, जैसे अपन ने फास्फोरस के देखे थे। ग्रुप 17 को भी आज डिस्कस करेंगे, उनके हाइड्राइड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे। और ग्रुप 18 बहुत छोटा सा है, मतलब ये 10 मिनट से भी शायद कम ही लेगा, तो ये करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं मैक्सिमम अपन कंप्लीट करें, वरना जो है कल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। हेडिंग डालो मेरा बेटा, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सबसे पहले मेरा बेटा यहाँ पे मैं अलग से आप लोगों को बनवा देती हूँ स्ट्रक्चर। सबसे पहले है आपके पास सल्फ्यूरस एसिड, आपको ये नाम भी याद होने चाहिए, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फर के पास आपको क्या करना है, एक डबल बॉन्ड O और एक OH उसको देना है। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ मेनी ऑक्सीजन, 3 है ना, यहाँ पे 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 1 हो गए, तो इसका कैसे बनेगा, यही बनेगा। और 1 2 3 4 सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक एज ए लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर सल्फ्यूरस एसिड। इसमें भी आपसे पूछ सकता है OH कितने होंगे। और यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उससे ज्यादा सवाल आते हैं। तो सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको क्या दिख रही है, +2 +6 -6, कितनी आएगी, +4. हरलीन नहीं आई है ना आज क्लास में? ठीक, No, ma'am. ओके। बाकी जो बच्चे अगर आपको लग रहा है मुझे नाम का नहीं पता चलेगा, तो प्लीज आप चैट में बता दीजिएगा। सुखजीत, तुम्हारा तो मैंने देख लिया था। नवजोत आई है क्या, नवजोत? ठीक है, मुझे प्लीज बता दीजिएगा, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी फिर। ठीक है, हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी। ठीक है, Yes, ma'am. सेकेंड हम चलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो सबने सुना भी होगा। Yes, ma'am. एसिड, Yes, ma'am. सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा, वही तुम्हें सल्फर में एक डबल बॉन्ड O और एक उसके साथ OH लगाना है। हाउ मेनी हाइड्रोजन मैम, 2 है, एक आ गया। अब ये ऑक्सीजन कितने, 4 हैं। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड O आएगा, और बोलो क्या कहते हो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 +X -8। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आती है क्या निकालने, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? नहीं आती है तो सीखना पड़ेगा बेटा तुम लोगों को थोड़ा सा, है ना, ये रिडॉक्स में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूं सल्फ्यूरिक एसिड की, इधर देखना, 2 ले लूं, ओके। हरमीत आई है, हरमीत कौर, हरमीत कौर कहाँ है, हरमीत कौर, आप हरमीत कौर हो क्या, जो लाइक बेबली इस नाम से ज्वाइन करते थे? मुझे प्लीज कंफर्म करो, वरना एब्सेंट लग जाएगी बेटा आपकी। चैट बॉक्स में बताओ ऐसे क्या होता है, नहीं तो एब्सेंट लगेगी। देखो यहां से अगर मैं मान लो पानी का मॉलिक्यूल निकाल दूं, इधर देखो, नजर दौड़ाओ, क्या होगा, देखना एक बार। ठीक है कृपा, आपका तो मालूम है, Yes, यही ma'am. होगा। क्या बन गया ये, H2S2O7, नजर दौड़ाओ। इसको बोलते हैं हम क्या, ओलियम भी बोलते हैं, या फिर फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, ओके। उसके अलावा
अगर मैं तुम्हें बोलूं H2S2O8, ये कैसा होगा स्ट्रक्चर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी स्लो पढ़ा रही हूँ। जैसा ऊपर बनाया है तुमने ओलियम, वैसे ही बनाओ, बस बीच में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दो, बन गया। Yes, ma'am. देखो इसका नाम क्या है? पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि इसमें देखो क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज है कि नहीं है? जैसे H2O2 में होती है, पर ऑक्साइड लिंकेज है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका एक और कॉमन नेम क्या है? मार्शलस एसिड। ये तुम्हें पता होने चाहिए। इजी नहीं करा पाऊंगी, इजी तो होल दिए, अब तो आएंगे क्वेश्चन, और तुम्हें डीपीपी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है पी ब्लॉक का, बट इफ यू लिसन इन द क्लास केयरफुली एंड रिवाइज द नोट्स, बन जाएंगे आराम से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मयंक आया है? नहीं है, ठीक है। मार्शलस एसिड इसका नाम होगा। क्या मेरे को आप लोग बता सकते हो कि ओलियम में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? Yes, ma'am. कोई मुझे सॉल्व करके बताओ कितनी होगी पर ऑक्सो, इसमें ओलियम में, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? चेक करके बताओ मेरे को। +6. Yes, ma'am. +6. रविंदर कितनी होगी बेटा? 6 मैम। रविंदर आगी। और इसमें मार्शलस एसिड में कितनी होगी? मार्शलस एसिड में कितनी होगी? 7 होगी मैम, +7। +7 होगी। इधर आना एक बार। मैम मार्शल एसिड में मैम नीचे OH नहीं आएगा? कहाँ पे मेरा बेटा? अच्छा जो हाँ, पहले राइट, मैंने डबल बॉन्ड ओ लगा दिए, ठीक है। अब कितनी आएगी? 7 आएगी। यस मैम। चलो आइए, इसमें आओ। आप उसमें चैट बॉक्स में भी दे सकते हो सवाल। देखो आपने स्ट्रक्चर बना लिया ना, स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन पे -2 की होगी, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अगर ये -2 होगी तो सल्फर +2, ये -2 तो ये +2, बोलो। Yes, ठीक है, और ये -1 होगा, और ये भी कितना होगा? -1, तो ये कितना हो जाएगा? +2। तो सल्फर पे कितनी आ जाएगी? +6। तो दोनों ही सल्फर क्या है मेरा बेटा? +6 में है। ठीक है, आगे आइए। इसको कैसे निकालोगे? -2 -2 -1 -1, तो कितना हो गया? +6 आ जाएगा इस पे। तो आप लोग +7 क्यों बोल रहे थे? सल्फर की मैक्सिमम +6 तक होती है, भूल गए क्या? जो पहली क्लास में पढ़ाया था। सल्फर कब से मैक्सिमम 7 दिखाने लग गया भाई? सल्फर कब से 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? सल्फर की मैक्सिमम 6 होती है भाई। वैलेंस शेल में कितने होते हैं? ग्रुप 16 के 6 ही होते हैं, 7 कैसे दिखा दोगे तुम? मैम 2 + 2x - 16 उस वाले फॉर्मूले से किया था। हाँ, यही तो तुम लोग गड़बड़ कर देते हो मेरा बेटा। कई बार क्या होता है, यहीं पे फंसाता है एग्जामिनर हमें। हम सीख के आते हैं कि हम लोग फॉर्मूले से बता दे, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर तुम इससे निकालोगे तो क्या आएगा? +2 + 2x - 16, तो कितना आएगा ये? 14, और तुमने लगा दिया 7, जो कि हो जाएगा गलत। मैम हमें कैसे पता चलेगा गलत है? पता चलना चाहिए। अगर तुम्हारा मान लो सल्फर की मैक्सिमम 6 आती है और तुम्हारी आ रही है 7, मतलब कुछ तो लोचा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चर बना के पता लगाना होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यही चीजें तो पढ़ाई सिखाई जाती है तुम लोगों को रिडॉक्स में, जहाँ पे टीचर कहता है अगर फ्रैक्शनल में आ रही है तुम्हारी, या फिर जितनी वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है उससे ज्यादा आ रही है, तो आपको स्ट्रक्चर बना के ही पता चलेगा कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, 5वां आओ। H2SO5, H2SO5, इसका नाम क्या है? पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड।
लिखो, और इसका कॉमन नेम है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो सल्फर की, फॉर्मूले से निकाल के देखो। फॉर्मूले से निकालोगे तो कितनी आएगी? +2 + x - 10 कितनी 8 आ आ रही रही है? है। 8 आ रही 8 है। आ रही है। Yes, गलत है, मैम सल्फर तो खाता ही नहीं। यानी कि मैम हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, कितने हैं ऑक्सीजन? 5 है ना। इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे चेक करो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे -2 -2 +4 -1 -1 तो कितना आ जाएगा? +2 तो कितनी हो जाएगी? +6। +6। ठीक है। उसके बाद है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। मैम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है आपने? नहीं नहीं, वो दिख रहा होगा ऐसे, कोऑर्डिनेट नहीं है, कोवलेंट ही है। ठीक है, ये देखो इसमें परोक्सो लिंकेज है। ठीक है, तभी नाम में क्या है? परोक्सो। सीधा सवाल ऐसे आएगा, बताओ भाई इनमें से किस केस में परोक्सो लिंकेज है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए। थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? H2O3 2 नेगेटिव। ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक होता है H2S2O3। ये क्या हो जाएगा? वैसे ही हो जाएगा थायोसल्फेट। ठीक है, जब हम H को हटा के 2- का लगा दे तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? इधर आओ, एक काम करो, ये भी छोड़ो, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। 2x सल्फर की निकालो, -6 = -2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगी। चलो चेक करते हैं इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा। ऐसे ही बनेगा, यस। कंफर्म करो। ठीक है, यस मैम। ओके। अब यहाँ पे देखो इधर देखो, नजर दौड़ाओ। यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है -2 -1 -1 कितना हो गया? +4। +4 मैम। ये सल्फर क्या है? ये सल्फर -2 में होगा, और अगर ये -2 में है तो इस पे कितने का आएगा? +2 में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा बीच वाला सल्फर? +6। +6। और यहाँ पे क्या आ रही है? +2। तो सवाल गलत होगा कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा? बताओ मेरे को। यस मैम। गलत हो होगा। जाएगा एक ही। बार ये 2 कैसे आ रहा है? मैम 2 कैसे आ रहा है? एवरेज लो ना दोनों सल्फर का, कैसे लोगे? कितना आ रहा है? 2। समझे? यस मैम। ठीक है, उसके बाद है मैम सल्फर की 7 नहीं आई थी मैम, फिर कैसे पता चलेगा मैम? क्योंकि 6 + क्योंकि 6 मेरा बेटा, क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फर हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 सल्फर हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन से सल्फर की क्या है? क्या दोनों सल्फर की 2 हैं? कैसे पता चलेगा? तुम्हें यहाँ से लगेगा कि मैम एक की +2 है तो दूसरे की भी +2 होगी, बट ऐसा नहीं है। ये तुम्हें स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। ठीक है, और इतना टेंशन मत लो, आपको पेपर में हिंट मिल जाएगा। ठीक है, कि स्ट्रक्चर से बनाना है, कैसे बनाना है। अगर जितने भी सल्फर वाले सवाल आएंगे या फॉस्फोरस वाले ऑक्सो एसिड्स आएंगे, आप सभी को स्ट्रक्चर बना के ही चेक करना है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. उसके बाद है, लिखो टेट्रा। आपके एनसीईआरटी में नहीं है ये एक्स्ट्रा नाम आप लिख लीजिए। टेट्राथायोनिक एसिड क्या होता है? S4O6 2 नेगेटिव। एसिड है तो H2SO4O6 होगा, H2S4O6। यहाँ पे मैं H को हटा के क्या किया मैंने? 2H+ को हटा के 2- का लगा दिया, तो बेसिकली टेट्राथायोनेट बन गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? 4 सल्फर है ना, इस तरीके से बीच में लगाओ। देखो बना। यस। माइक म्यूट करिए जिसका ऑन है। मुमताज माइक म्यूट कर बेटा। ठीक है, अब मुझे बताओ सल्फर की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जल्दी से, और मेरे को हैंड रेस करोगे, ऐसा नहीं कि एक ही स्टूडेंट बोल रहा है। चलो बताओ।
महकदीप, मनप्रीत, बताओ भाई क्या होने चाहिए? हैंड रेज कीजिए अपना। आकाश, तुम बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बना रही है। इतना क्या टाइम लगता है? साथ साथ बनाओ सारे बच्चे। तीन बच्चों ने हाथ खड़ा किया, क्यों भाई? मैंने तुम्हें अभी सिखाया नहीं क्या? यही तो तुम गलतियां करते हो, फिर कहते हो मैम क्वेश्चन नहीं होते। कैसे होएगा? तुम या तो पूछते नहीं हो, या फिर टीचर करा रहे तो तुम्हारा ध्यान कहीं और है। चार बच्चों का हाथ खड़ा हुआ है। प्रतीक, आप बताओ। मैम -2। -2? -2 तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई। ऑक्सीजन तो बाप है उसका। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर कैसे माइनस में हो जाएगा? ये -2 में है, ये -2, ये -1। अब सल्फर सल्फर है ना, तो इनमें क्या होगा? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। देखो ना, 1 Yes. 2 3 sp3 है, ये भी क्या है? sp3 होगा, तो ये 0 होगा। इसका भी 0 होगा। तो ये कितना हो गया? अब यहाँ पे हो गया +5। +5। इसके ऊपर +5। और अगर तुम इससे निकालोगे तो कितना आ रहा है? 4x = 10। x आ रहा है 10/4, यानी कि 2.5। तो मैम देखो ना, हमारा तो यस मैम 2.5। हमारे यहाँ पे दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +5 और 0। तो ये कैसे आएगा? एवरेज ले लो इनका। 5 0 0 5/4 कितना आएगा? 10/4 आ गया। आ गई ये वाली चीज। यस मैम। और ये तुम कहाँ पढ़ते हो? रिडॉक्स रिएक्शन। अब तुम ये नहीं बोल सकते एग्जामिनर को मैम ये तो सिलेबस में ही नहीं था। वो कहेगा ठीक है, मान लिया पी ब्लॉक में नहीं था, बट रिडॉक्स में तो था। क्लियर है? डाउट है तो पूछो मेरे से। डाउट है तो पूछो। महकदीप, हो गया? मैम जैसे यहाँ पे सल्फर सल्फर सेम है मैम, अगर कोई भी दो एलिमेंट सेम होंगे तो उनका मैम 0 ही हो जाएगा ऑक्सीडेशन चेक स्टेट। द हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कहाँ गई ये वाली, यहाँ पे मैंने -2 लिया था। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे -2 क्यों लिया? क्योंकि इस सल्फर और इस सल्फर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइब्रिडाइजेशन से निकालोगे। ओके मैम। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। ठीक है, हो गया। ये बन गए स्ट्रक्चर, जल्दी बताओ। यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन मतलब उसकी फॉर्मूला से मैम, जो हाफ H+V वाला फॉर्मूला होता है उससे। क्या? फिर से बोलो। मैम हाइब्रिडाइजेशन से मतलब जो मैम उसका फॉर्मूला होता है हाफ H+V। नहीं, आपको फॉर्मूला, आपके पास जब स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आप स्ट्रक्चर को देख के हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके। ओके मैम। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेरे को इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी होगी, 1 2 लोन पेयर भी तो होंगे इसके पास 3, क्योंकि 6 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो 1 2, इधर देखो, 1 2, एक ही 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि टोटल 6 होते हैं ना उसके पास। तो 2 तो इन्वॉल्व हो गए, 2 लोन पेयर। तो हाउ सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? 1 2 3 4, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हो। तो sp3, ये भी sp3, तो देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तभी वहां पे 0 आया ऑक्सीडेशन से। ठीक है, यस। चलिए। अगर आपको पी ब्लॉक अपना बहुत अच्छे से करना है तो यू शुड डू पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रुप 17, हेलोजन फैमिली। और जो बच्चा लेट आ रहा है ना, कोई फायदा नहीं है बेटा क्लास में लेट आने का। आप लोग जो लेट आ रहे हो क्लास में। अब ग्रुप 17 में कौन से होंगे एलिमेंट्स भाई साहब? फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हेलोजन्स
क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल? NH2 NP5। P में 5 होते हैं, S में 2 होते हैं, देख रहे हो। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या तुम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो? मैम आपने बहुत बार बता दिया, ये सेकंड पीरियड का है 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5 और ये हो जाएगा 6s2 6p5। 4s वाले में 3d आ जाएगा, फिर 4d 5d और 4f आ जाएगा 5s में। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बहुत बार बता दिया कि हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस मैम। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं इनके नेचर की, तो नेचर क्या है? सारे के सारे नॉन मेटल है, सारे के सारे नॉन मेटल हैं, कोई भी मेटल नहीं है इसमें से। क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में जाओगे तो वहां पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो ये किसकी तरह ये सोचते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले और हमारा ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इन सब का नेचर क्या है बेटा? नॉन मेटल है। क्लियर है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, स्टानिन एंड टेनेसिन, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, स्टानिन और टेनेसिन, बाकी ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता। स्टानिन और टेनेसिन आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, ज्यादा टाइम तक एग्जिस्टेंस नहीं है इनकी, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते हैं केमिस्ट्री में। हेलोजेंस का मतलब है सोल्ट प्रोड्यूसर, बेसिकली जो सोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है मेरा बेटा। हेलोजेंस बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये मानते हो ना, एक्सट्रीम राइट में जाओगे क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक एल्कली मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में, और एक्सट्रीम राइट में रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि एल्कली मेटल्स में आप एक इलेक्ट्रॉन लूज करवाओगे तो वो नोबल गैस बन रही है, एक्सट्रीम राइट पे जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, तो आपकी नोबल गैस बन रही है वहां पे, तो इसीलिए रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो सेम रीजन ग्रुप 17 के लिए भी यही होगा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना था, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई, ये ऑकरेंस क्या है इनकी। तो वो कह रहे हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो है काफी ज्यादा एबंडेंट है, नेचर में मिलता है, बट ब्रोमीन आयोडीन बहुत कम मिलता है, ये आपको याद नहीं रखना है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। फिर वो कह रहा है ये याद रखना है कि फ्लोरीन जो मेनली जो मिलता है ना, वो एज अ फ्लोराइड्स की फॉर्म में मिलता है, इनसोल्युबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में। फ्लोराइड्स बोले तो कैल्शियम का फ्लोराइड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरस्पार भी बोलते हैं, इसका ये नेम भी, दूसरा नेम भी याद रखेंगे, फ्लोरस्पार, क्योंकि पेपर में आ चुका है पहले, ठीक है। उसके अलावा Na3AlF6, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम क्रायोलाइट, क्रायोलाइट, गेटिंग माय पॉइंट। और किस फॉर्म में मिल रहा है, एपेटाइट की फॉर्म में भी, याद करो मैंने बताया था तुम्हें, फॉस्फर वाले के केस में बताया था, ठीक है। तो ये क्या आपका फ्लोरो एपेटाइट है, ये तुम लोगों को मालूम होने चाहिए कौन कौन से, क्रायोलाइट क्या होता है, फ्लोरस्पार क्या होता है, फ्लोरो एपेटाइट क्या होता है, गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। उसके अलावा तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या होता है। कार्नालाइट वैसे मैं तुम्हें वहां पे भी बताऊंगी जब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी। कार्नालाइट एक तरह का डबल सोल्ट होता है, मतलब जो दो सोल्ट से मिलके बना है, जैसे एक KCl के सोल्ट से मिलके बना है और एक MgCl2.6H2O। तो ये भी आप लोगों को कार्नालाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है अकरेंस में, ठीक है, अकरेंस में इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को, हो जाएगा। Yes, ma'am. पक्का, चलिए आइए। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट NCERT की ये टेबल। क्या तुमने एक चीज नोटिस किया है कि मैंने हर ग्रुप में आपको NCERT टेबल करवाई है, वो इसलिए करवाई है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे, ठीक है जी। चलिए आइए, तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर तो मेरे बच्चों को मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बखूबी जानते हो तुम लोग,
अगर मैं इसकी कोवलेंट रेडियस की बात करूं, मतलब साइज की बात करूं, तो साइज नीचे जाते वक्त बढ़ना चाहिए, तो ये तो बढ़ रहा है ना, 64, 99, 114, 133। तो मैम ये हमें याद नहीं करना है, हमें याद वो करना है जहां पे एक्सेप्शन होगी। आयनिक रेडियस आपको नहीं करना। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप घटती है। अब मैम क्यों घटती है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नहीं पता है तो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है इसमें कोई भी, मैं तुम्हें पहली क्लास में बता के आई थी। डाउन द ग्रुप घटती है, तो देखो 1600, 1200, 1100, 1000, तो ये भी आपको याद नहीं करना है। उसके बाद जो याद करना है वो क्या है मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपको याद करनी है। ये दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा प्यार है, तो मैं कहूंगी ग्रुप नंबर 17, क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो बहुत बहुत इच्छा होती है उनकी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल में एकोमोडेट कर ले। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई पूछे सबसे ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव में होती है, तो आप बोलोगे ग्रुप नंबर 17। देखो कितनी होती है, 300 से लगभग 350 के बीच में होती है। लेकिन अगर मान लो तुमसे ये पूछ लिया जाए कौन से एलिमेंट की होती है सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो आपका आंसर होगा क्लोरीन होगा। क्लोरीन। ये भी मैंने डिस्कस किया है कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके पास क्या है, 3p मौजूद है। तो 3p बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन आएगा तो खुशी खुशी आ जाएगा। अगर मान लो दो जगह है तुम्हारे पास, एक इतनी इसी जगह है और इतनी सी जगह, तो तुम कहाँ खुशी से बैठोगे, जो बड़ी जगह। तो सेम इलेक्ट्रॉन के साथ भी वैसा ही है। तो इसीलिए देखो क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव में है, नजर दौड़ाओ, क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। तो ये ऑर्डर याद कर लेना, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो पेपर में जरूर आने वाला है ये, और तुम्हें ये असाइनमेंट में मिलेगा। अवंती के जितने टेस्ट दे दो तुम पीरियोडिक टेबल या जो भी, वहां पे भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि बहुत पॉपुलर सवाल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए, 4, 3.2, ये घटी है, आपको याद नहीं करना। उसके बाद जो ये है, ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी। क्या तुमने सुना हाइड्रेशन एनर्जी? मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताई थी। यस मैम। हाँ, बस पता नहीं कितने को याद है। मतलब पूरी क्लास में से सिर्फ ऐसे बिल्कुल इतनी धीरे धीरे बोलते हो, यस मैम, बस मजबूरी में बोल देते हो तुम लोग। बोलो मैम करवाया था। अगर मैं बोलूं F नेगेटिव की हाइड्रेशन एनर्जी, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, तो मैंने कहा था जिसका साइज छोटा होगा, एक बात बताओ, वाटर का मॉलिक्यूल पोलर है, उसको दिखेगा वाटर के पास क्या है, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव है। अगर उसको लगेगा कि हाय मेरे को तो इतनी सारी मस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, चलो चलो मैं तो उसके पास जाऊंगा। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके चारों तरफ कंसंट्रेटेड है, छोटे से एरिया में, ठीक है। Yes, तो वाटर का मॉलिक्यूल कहेगा मैं तो F नेगेटिव पे भागा भागा जाऊंगा। तो जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है वो F नेगेटिव के केस में होती है। ध्यान रखना, F फ्लोरीन नहीं, F नेगेटिव की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी है? F नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, फिर Br नेगेटिव और फिर I नेगेटिव। जितने ज्यादा अच्छे से वाटर के मॉलिक्यूल घेरेंगे उतनी ही एनर्जी क्या होगी मेरा बेटा, रिलीज होगी ज्यादा, रिलीज होगी। यहाँ पे भी तुम बहुत बुरी तरह फंसोगे अगर तुम ज्यादा कम में कंफ्यूज हुए तो, ठीक है। आपको एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा H नेगेटिव में आता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव में लगा रखा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। 515 का मतलब है मोर, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब रिलीज हो रही है। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद हम बात करते हैं F2Cl2 Br2 I2 की। तो मेल्टिंग पॉइंट तो आपको कुछ ज्यादा ध्यान रखना ही नहीं है, डाउन द ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ से पेपर में नहीं पूछेगा, ना ही आपसे डेंसिटी पूछेगा, ठीक है। आपसे डिस्टेंस पूछेगा, तो तुम डिस्टेंस बता दो। देखो इधर फ्लोरीन इतना सा है, फ्लोरीन इतना, ब्रोमीन इतना, आयोडीन इतना, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। यस
यस मैम। उसके बाद है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें ऑर्डर बताऊं तो अभी मैं समझा दूंगी। Cl2 यानी कि क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, फिर ब्रोमीन ब्रोमीन के, फिर फ्लोरीन के और लास्ट में आयोडीन के। मैम ये क्या हो गया? और यहाँ पे लिख लो जेई 2026। जेई 2026। मैम ऐसा क्यों हो रहा है आइए समझाऊं मैं, इधर आओ। एक फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन के केस में क्या है? लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? 3। यस मैम। यहाँ पे भी 3 है। आकाश, गुरविंदर, यस मैम। यस प्रतीक, मनप्रीत, यस मैम। ठीक है। मिलूंगी मनप्रीत जल्दी ही तुमसे। चलिए, ओके मैम। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। तो अगर कम है ना, छोटा है, तो इनमें क्या होगी? रिपल्शन होगी भयंकर। अगर रिपल्शन होगी तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। बोलो। यस यस मैम। मैम। तो इसीलिए फ्लोरीन F2 से ज्यादा Cl2 में तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये बेटा इतनी कम हो जाती है कि ब्रोमीन भी इससे आगे निकल जाता है। दैट इज वाई ये ऑर्डर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? बच्चों को ये तो याद रहता है मैम क्लोरीन की ज्यादा होगी, लेकिन ये याद नहीं रहता कि ब्रोमीन भी उसके पहले आ जाता है फ्लोरीन के। तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, उसके बाद है यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं। तो एक बात बताओ, F2 0 में है तो ये किस में जाना चाहेगा मैम? F- में जाना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपको वैल्यूज क्या दिखाई दे रही हैं? 2.87, 1.36, 1.09। इससे क्या पता चल रहा है कि मैम जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है उतना ज्यादा टेंडेंसी होती है खुद को रिड्यूस करने की। मतलब उतनी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो तुम्हें इससे पता चल रहा है कि अगर F2 रास्ते में आ गया तो सारे पिछड़ जाएंगे, क्योंकि F2 की स्ट्रॉन्ग पावर है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसीलिए अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा होगी? बताओ। क्लोरीन भैया जी की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, आयोडीन की। ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो। तो जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे खुद को रिड्यूस करे। और खुद को सबसे पहले कौन रिड्यूस करना चाहेगा? क्लोरीन भैया जी करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा? इसके 2 रीजन है। एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कहेगा भाई मेरे में तो बहुत ताकत है। दूसरा, F2 F नेगेटिव में जल्दी क्यों बदल रहा है? क्योंकि FF की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? कम है, इसीलिए वो जल्दी जा पा रहा है F नेगेटिव में। क्या तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हुए? कौन से? बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2, हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बस तुम्हें ये 4 चीजें करनी है इस टेबल में, और कुछ भी नहीं करना है। खिला के बोला मैंने। हाँ मैम, जो आपने लास्ट वाला पॉइंट बताया है कि ऑक्सीडेशन पावर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी, मैम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन नहीं है? किसने कहा? मैम वो ऊपर मैंने क्या गलती हो गई। ना 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 ढक उसको वो मत करो, नहीं तो कंसेप्ट गलत कर दोगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब तो इलेक्ट्रॉन को भाई साहब खींचना है वैलेंस शेल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। देयर इज अ डिफरेंस। अगर कोई कि पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर वो पूछे पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, तो फिर क्लोरीन का नंबर आएगा, फिर फ्लोरीन का नंबर आएगा। ओके। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, तो समझना इसको, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद अब जल्दी से मुझे ये पैराग्राफ पढ़ के बता दो क्या तुम्हें समझ में आ गया है, सो दैट मैं आगे चलूं। मेरा बेटा प्लीज कंफर्म करिए।
और मेरे को ऐसे मत किया करो आज असाइनमेंट दे रहे हो और 2 दिन छुट्टी। मुझे आपके डेली चाहिए। जो बच्चे मुझे, कुछ बच्चे प्रतीक भेज रहा है मुझे, अमनदीप भेजती है, सौम्या भेजती है, सुहानी भेज देती है, बाकी बच्चों से भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी भेजे। मैम एनॉमली का मतलब क्या हुआ? एनॉमली का मतलब? एनोमली मतलब डिफरेंट बिहेवियर। ओके मैम। क्या ये समझ में आया? अब ये अभी मैंने डिस्कस किया, बट मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाया था, इसमें बुक की लैंग्वेज में दिया हुआ है। हो गया? रविंदर, अमनदीप, Yes, आकाश, गुरविंदर, यस विवेक, मैम। ओके, हरमीत और आंचल, हरमनजोत, नेहा, यस मैम। और कौन काफी बच, हर्ष, कृपा, दिव्या, दोनों दिव्या, दोनों दिव्या। यस मैम। हाँ, और जो टीचर की साइड से तुम लोगों को काम मिल रहे हैं ना और तुमने नहीं दिया, तुम लोगों ने, पिटाई कर दूंगी सबकी, ठीक है? यस मैम। पता कैसे करूंगी पिटाई? वर्चुअली करूंगी, ठीक है? मैम बोर्ड के में भी तो मिलेंगे। अरे हाँ, पर पता नहीं कब मिलेंगे। चलिए आइए, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट महीना, नेक्स्ट मंथ तो हिमाचल जाना है हमें। चलो चलो, ये वाला पढ़ते हैं मेरा बेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेलोजेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेज होती हैं आपकी, ठीक है मेरा बेटा? फ्लोरीन क्लोरीन गैसेज होती हैं, ब्रोमीन आपका लिक्विड होता है, और आयोडीन आपका क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट इनका बढ़ता रहता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, यहाँ पे भी लिखो 2026 कि सारे हेलोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरा बेटा? कलर्ड होते हैं। कलर किस वजह से आता है? जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है और जब वो वापस अपने पुराने वाली लोअर स्टेट में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है। पढ़ा था हमने ये बोहर मॉडल में। और जब वो रेडिएशन एमिट करता है विजिबल रीजन में, तब वो कलर शो करता है। तो यहाँ पे नजर दौड़ाओ, दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन, कहाँ लिखा हुआ है? एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन। अगर वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ये, टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है? तो ऐसा तो है नहीं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेम कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे, अलग अलग कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर अलग अलग कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे तो होगा क्या? उससे अलग अलग कलर डिस्प्ले करेंगे। तो फ्लोरीन का कलर होता है येलो, F2 का, ये याद रखने हैं कलर, Cl2 का ग्रीनिश येलो होता है, ब्रोमीन आपका रेडिश ब्राउन होता है, और I2 क्या होता है आपका? वॉयलेट कलर, ठीक है? कलर कैसे आता है, मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रही हूँ आपका, एडवांस लेवल पे इतना ही बहुत है। थोड़ा सा अगर तुम चाहते हो थोड़ा सा एडवांस लेवल का बता दूं तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? आइए, एक बार करना है कर लेना, छोड़ना है छोड़ देना, क्योंकि डीपीपी में मैंने बेटा कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन भी डाले हैं वहां पे। तो ये मत सोचना कभी भी, इस चीज से मत घबराना कि ये वाले क्वेश्चन तो बड़े मुश्किल हैं, ठीक है? ऐसे कभी भी मत करना, एक्सेप्ट करो मुश्किल है बट कर लेंगे हम लोग। मैं डालती ही ऐसे क्वेश्चन हूँ जो आप लोगों से बन पाए, बन सकते हैं, अगर वो डिफिकल्ट भी हैं तब भी वो बन सकते हैं, ठीक है? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, सबने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, थोड़ा सा उससे रिलेटेड है, MOT। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। जब मेरे 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मेरे क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py,
ठीक है। फिर उसके बाद आता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। जिसको नहीं आता है वो फिर, अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ, वो आपको फिर जब पढ़ोगे क्या करे बेटा, सब्जेक्ट ही ऐसे है ना ये 11th 12th वाले, है ना। अगर 12th में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई 11th का वहां पे यूज होगा, है ना। तभी पहले 11th आती है फिर 12th आती है। गेटिंग माई पॉइंट? यस चलिए 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 5 और सॉरी 6 8 10। पहले एक एक भरो, 11 12 13 14 15 16 17 18 भर दिया। चलिए अब तुम ये बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सी है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये वाली है, यस मैम, हाईएस्ट एनर्जी वाली ऑक्यूपाइड है, इसको हम बोलते हैं होमो। क्या बोलते हैं? होमो। ठीक है। और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सी है? ये वाली अनऑक्यूपाइड है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमो। क्या बोलते हैं? ल्यूमो। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक मिनट बच्चों। आज माइक म्यूट करो बेटा। ठीक है, तो लिख लो इसको, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली है ना पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ठीक है, समझाने के लिए बता रही हूँ। ये देखो ऐसे है, ठीक है। अब क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, ठीक है। Yes. तो क्या होगा, खाली वाली कौन सी है? सिग्मा स्टार 2pz। तो इलेक्ट्रॉन का कहाँ से कहाँ होगा ट्रांजिशन, एक्साइटेशन पाई स्टार से सिग्मा स्टार। ठीक है, पाई स्टार से सिग्मा स्टार। ठीक है। और बेटा ये भी देखा जाता है, अगर मैं थोड़ा लेवल बढ़ाऊं तो आपको पता है बेटा, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो फ्लोरीन से आयोडीन तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है। ठीक है, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस की जो पकड़ है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रॉन्ग होती है कमजोर होती है? सोच के बताओ। कमजोर होती है। वेरी कमजोर होती है। अगर कमजोर होती है मेरा बेटा तो इलेक्ट्रॉन तो लूजली बाउंडेड है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर तुमने दी एनर्जी, कम एनर्जी दी तो फिर वो एक्साइट हो जाएगा आराम से। बोलो हाँ या ना? यस मैम। होता क्या है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, जिससे जो गैप है ना मेरा बेटा, जैसे तुम जाओगे डाउन द ग्रुप तो ये होमो ल्यूमो जो गैप होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कम एनर्जी वाले रेडिएशन चाहिए इसको, यानी कि कम एनर्जी मतलब हायर वेवलेंथ वाली रेडिएशन वो एब्सॉर्ब करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? और ध्यान से सुनना, कोई भी कंपाउंड जिस रेडिएशन की वेवलेंथ एब्सॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दिखाता है। ये सब मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में सिखाऊंगी। अगर मान लो कोई येलो कलर की वेवलेंथ एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो वॉयलेट कलर दिखाएगा, कोई रेड कलर की वेवलेंथ वाली लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो ग्रीन कलर का जो है कलर दिखाएगा। तो जो वेवलेंथ एब्सॉर्ब करता है जिस कलर की, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो दिखाई देता है। बट यहाँ पे आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला, कलर क्यों आता है, पाई स्टार से सिग्मा स्टार में एक्साइटेशन होने की वजह से, और फिर जब वो वापिस आते हैं तो जिस रीजन में वो रेडिएशन एमिट करते हैं विजिबल रीजन में, उसकी वजह से कलर आता है। और इसकी वजह से डाउन द ग्रुप क्या होता है, होमो ल्यूमो का गैप कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी चाहिए होती है एक्साइट करने के लिए। ठीक है, इतना ध्यान रख सकते हो। ठीक है, कलर याद रखना, I2 वॉयलेट कलर, F2 येलो। आंचल ठीक है मेरा बेटा, Cl2 ग्रीनिश येलो, Br2 रेड।
ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, सोचो, अगर मैं फ्लोरीन और क्लोरीन को पानी के साथ रिएक्ट कर दूं तो होगा क्या? धमाका होगा, कुछ तो होगा मैम, कुछ Yes. तो होगा। चलो देखते हैं क्या धमाका होगा। ठीक है, धमाके से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, तो हेलोजन्स क्या है, -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है टू गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो -1 तो सारे के सारे दिखाते हैं, फ्लोरीन दिखाता है, क्लोरीन दिखाता है, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन वो कह रहे हैं बेटा फ्लोरीन का छोड़ के बाकी हेलोजन बेटा ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा पा रहे हैं, +1 +3 +5 और +7। क्यों दिखा पाते हैं? ये मैंने पहले बताए थे, ज्यादा ऑक्सीडेशन दिखाने का क्या रीजन होता है, क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है। लेकिन फ्लोरीन भैया जी के पास तो सिर्फ 2p है, ठीक है, ये तो नहीं दिखा पाएगा, +5 नहीं दिखा पाएगा, +7। इवन फ्लोरीन तो सिर्फ कौन सी दिखाता है, -1 दिखाता है, सिर्फ -1 दिखा पाता है। ठीक है, और बाकी +3 +5 +7 +4 +6 भी दिखा सकते हैं। तुम खुद सोचो, अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पा रहे हैं, क्यों? अगर मान लो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, जैसे ClO4 है ना, ClO3, HClO4, HClO3, HClO2, तो यहाँ पे देख रहे हो क्लोरीन जो है अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान के साथ जुड़ा है, तो क्लोरीन पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। यस दैट इज Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैंने क्या चीजें बताई, फ्लोरीन -1 दिखाता है बिकॉज इट इज अ मोस्ट मतलब मोस्ट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जबकि बाकी हेलोजन्स ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए दिखा पाते हैं कि अगर मान लो कोई अगर अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान के साथ जुड़ जाएगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, वो तो कहेगा मैं खींचूंगा, मैं खींचूंगा, और फिर वो बेचारा कहेगा हाँ ले ले भाई तू ले ले, मैं तो पॉजिटिव लेके खुश हूँ, तू ले, तू राजी रह। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेरा बेटा फ्लोरीन की इतनी बातें हो गई कि मैम उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बहुत कम है, मैम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो क्या होगा? मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग इतना F2 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि अगर उसके कोई रास्ते में आया तो भाई साहब वो गया, बेशक वो सॉल्यूशन में है उसके आयंस या फिर सॉलिड फेज में भी अगर मैं बात करूं तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। कैसे नहीं छोड़ेगा? देखो, अगर F2 के साथ क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, फ्लोरीन F2 इज मोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस तो खुद को तो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, तो बाकी क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, Cl नेगेटिव Cl2 में बदल जाएगा, अगर Br नेगेटिव है Br2 में और I नेगेटिव I2 में। तो मतलब उसके रास्ते में जो आया डिशुम डिशुम करके चल निकल, मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, मेरे सामने तुम लोगों का कुछ वजूद नहीं है। फिर क्लोरीन आया, क्लोरीन कहेगा देख भाई फ्लोरीन तो मेरे से ज्यादा ताकतवर है, उसका तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन हाँ अगर ब्रोमीन आयोडीन आएंगे तो मैं उनको ऑक्सीडाइज कर दूंगा Br2 और I2 में, और खुद क्या हो जाऊंगा, रिड्यूस। ठीक है, और अगर ब्रोमीन आएगा वो कहेगा यार देख फ्लोरीन तो मेरे से ताकतवर है, मैं आयोडीन के साथ पंगा ले सकता हूँ। ठीक है, तो I नेगेटिव को क्या कर देगा, वो ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। Reduce. क्या ये जो लिखा हुआ है समझ में आया? यस Yes, ma'am. पक्का? यस मैम। चलो चलो मैम और भी देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीडाइज वाटर, अगर उसने बाकी हेलोजन को ही नहीं छोड़ा तो पानी को क्या छोड़ेगा? क्या कहते हो, पानी को क्या छोड़ेगा? देखो एक बार, अगर तुम फ्लोरीन F2 की रिएक्शन भाई साहब तुमने करा दी वाटर के साथ तो भयंकर काम हो जाएगा। खुद तो ये रिड्यूस होगा ही होगा, खुद तो होगा, क्योंकि भाई इसके आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा।
और वाटर बेचारा क्या कर लेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। पहले H2O में ऑक्सीजन -2 में था, अब O2 में जाके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। ठीक है मेरा बेटा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा फ्लोरीन की जगह क्लोरीन और ब्रोमीन हुआ तो क्या होगा? अगर तुम्हारा क्लोरीन या ब्रोमीन है वो भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन फ्लोरीन जैसा नहीं करते हैं क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है, तो वो क्या बनाएंगे, HX और HOX वाले टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। HX मतलब होता है हाइड्रोहेलिक और HOX मतलब होता है हाइपोहेलस। जैसे अगर आपने क्लोरीन लिया है तो HCl बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और HOCl मतलब हाइपोक्लोरस एसिड। अगर Br लिया है तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, अगर HO मतलब HOBr बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोब्रोमस एसिड। तो फ्लोरीन और क्लोरीन इस तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और आयोडीन तो बेचारा इतना कमबख्त दुम बजा के ना भाग जाएगा। तो यहाँ पे देखो ना, आयोडीन क्या कर रहा है बेचारा, देखना यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है, आई नेगेटिव ही खुद को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है यहाँ पे, देखना। Yes, तो आयोडीन के केस में क्या होता है, रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, एसिडिक मीडियम वो क्या करता है, वो बेचारे में ताकत तो है ही नहीं, ठीक है, तो वो खुद को रिड्यूस करने के बजाय ऑक्सीडाइज ही कर देता है खुद को। तो जो फ्लोरीन वाली रिएक्शन थी ना आयोडीन के केस में, उल्टी हो जाती है। देखो, तो I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है मेरा बेटा। और वैसे भी जो HI होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट काफी अच्छा होता है, मतलब वो जनरली क्या करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करने में बिलीव करता है। तो अगर खुद को ऑक्सीडाइज किया तो देखना क्या हुआ, -1 से 0 में चेंज हुआ, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज किया, और वाटर को क्या कर दिया, 0 से -2 यानी कि रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस। तो ये बात है बेटा, ये बात है। आगे चलें। yes, ma'am. यस। चलो एक बार ये पढ़ दो और मुझे कंफर्म करो कुछ समझ में आया या नहीं। वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ बट एक बार कंफर्म कर लो और मुझे थम्स अप जरूर देना कि हाँ मैम ये थोड़ा समझ में आ गया है क्योंकि आपने बता दिया है। चलो देखो एक बार। इतना टाइम लग रहा है पढ़ने में, पढ़ो। फ्लोरीन का अलग बिहेवियर क्यों है बाकी लोगों से, भाई छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है इसकी, है ना, बाकी से किससे, क्लोरीन और ब्रोमीन से। और इसका डी ऑर्बिटल नहीं है ना। चलिए ये वाला पढ़ो। जितनी भी रिएक्शंस होती है फ्लोरीन की वो एक्सोथर्मिक होती हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होता है, क्योंकि इसका साइज छोटा होने की वजह से दूसरों लोगों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जिसकी वजह से हाई अमाउंट में रिलीज होती है एनर्जी। इसलिए कभी जब मैं तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी ना तो आप वहां पे नोटिस करोगे कि मैं फ्लोरीन की बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक्सप्लोसिव होती है उनकी रिएक्शन, ज्यादा हम पढ़ते भी नहीं है उसको, ज्यादातर हम क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन से डील करते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, मतलब HOF बनाता है, बट सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, जबकि बाकी नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड बना सकते हैं। वही रीजन हो जाएगा, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। HF क्योंकि लिक्विड है, और लिक्विड क्या है, क्यों है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, Yes, ma'am. बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिकॉज फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, बाकी जो आपके HCl है, HBr है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए वो HCl हो गया, HBr हो गया। ठीक है, ये आपकी गैसेस की फॉर्म है। ठीक है, Yes, ma'am. सिंपल है, बोलो। Yes, चलिए ma'am. कुछ क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं एक बार।
क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा हैलाइड प्रेसिपिटेट नहीं देगा AgNO3 के साथ। देखो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है कि वो चीज सोलुबल नहीं होगी, है ना, यस मैम। बैठ जाएगी वो। तो अगर तुमने सुना होगा सिल्वर की जो जोड़ी है वो हेलोजन के साथ बहुत अच्छी है। अगर आपका AgF बन रहा है या फिर AgCl बन रहा है, AgBr बन रहा है और AgI बन रहा है, तुम लोगों को इनके पता होने चाहिए क्या प्रेसिपिटेट के कलर होते हैं। जैसे ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो सेटल डाउन हो जाएंगे, डिसोल्व तो होंगे नहीं। ये पेल येलो कलर के होते हैं, ठीक है, और ये डार्क येलो कलर के होते हैं। और जो AgF है वो सोलुबल होता है। अब सोलुबल होता है तो मतलब प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो इसका आंसर क्या है, ये मैंने इसलिए कराया क्योंकि मैंने बताया नहीं था तुम लोगों को भी। तो F नेगेटिव इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ रहे हैं फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव है बाकी सारे हेलोजन में से, इसके 2 आंसर है। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्या दिक्कत है उसको? एक तो स्मॉल साइज है इसका। रुक जाओ, नहीं ऐसे नहीं बोलना है, बाकी बच्चे हैंड रेज करें जिसको सब क्या है, मतलब क्यों है ये ऐसा। सौम्या क्यों है मेरा बेटा, सोचो। मैम स्मॉल साइज और लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ FF बॉन्ड। क्या सही है बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, क्यों ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि मैम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है नो डाउट, बट अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, इधर देखना, इनका बॉन्ड लेंथ जो है कम है, तो इसकी वजह से इनका डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, कम होता Weak. है। तो इसका स्मॉल साइज और लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ FF बॉन्ड ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तभी तो ये F नेगेटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए, इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन किसकी है, मतलब वैसे तो वहां पे एग्जाम में कोई हिंदी नहीं बताएगा, हाईएस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब किसको सबसे ज्यादा वेपर बनने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अरे हाँ चलो करो करो, हैंड रेस करो। वेरी गुड सौम्या। बाकी अंचल, पूरी क्लास में एक बच्चा बस, 2। आकाश, गुरविंदर, कहाँ हो आज तुम दोनों? यही है। यही है। सौम्या आप बताओ। मैम HCl। HCl को ज्यादा चाहिए, नहीं आप इसको उससे तो कंपेयर नहीं कर रहे हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। वो Cl2 था, ये HCl है। HF में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें थोड़ी ना होती है। तो अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेरा बेटा, तो इनको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तो सबसे ज्यादा HF में होगा, ठीक है। चलिए, कौन सा हेलोजन एसिड लिक्विड है, कौन सा है, ये तो बता दो। ये तो अभी बताया मैंने, ऐसे तो मत करो। अच्छा। अरे नहीं बताना बेटा। हाँ वेरी गुड। मनप्रीत क्या होगा? मैम A ऑप्शन। महकदीप आप बताओ, है क्या महकदीप? Yes, मैम। क्या होगा? मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही है। क्यों, क्या हो गया? नेटवर्क इशू? हम नेटवर्क इशू हो रहा है। अरे यार यस मैम। कोई बात नहीं, प्लीज रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। अंशिका आप बताओ। मैम ऑप्शन A HF। बाकी सारी क्या है?
Yes, yes. Yes. बेटा उससे मत वो करना कंपेयर, F2 वाली आपकी Cl2 गैसेस होती है, वो F2Cl2 की बात कर रही थी, ये हेलोजन एसिड्स है, ठीक है। चलो Yes, ma'am. सुखजीत थोड़ा सा एक्टिव रहे बेटा। अब बात आती है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, तो क्या क्या बनाएंगे ये, HF, हैलाइड्स, HCl, HBr और HI। चलो अगर मैं बात करूं एसिडिटी की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, यही होगा HI, बिकॉज हाइड्रोजन छोटू सा है, आयोडीन बड़ा सा है, तो बॉन्ड वीक होगा, H+ निकल जाएगा। तो अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा होगी, और हमें पता है pKa होता है माइनस log ऑफ Ka। एक बात बताओ, अगर Ka ज्यादा है तो नेगेटिव में ज्यादा मतलब pK छोटा, तो pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा एसिडिटी। Yes, ma'am. तो तुम नजर दौड़ाओ, सबसे pKa कम किसका है, HI का, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है। डिसोसिएशन एनर्जी, मैंने अभी डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो HI का बॉन्ड वीक है तो तोड़ने के लिए देखो कम एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। वो अलग था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो था F2Cl2Br2 में। ये आप क्या कर रहे हो, हैलाइड्स के बारे में बात कर रहे हो। बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, डाउन द ग्रुप जाके बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ये तो बहुत आसान था। अब आती है बात मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, यहाँ पे फंसोगे है ना, याद करो। ग्रुप 15 में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ा था, ग्रुप 16 में तो दोनों ही केसेस में वाटर की सबसे ज्यादा थी, फिर उसके बाद आपकी टेलोरियम, फिर सेलेनियम और सल्फर। यहाँ पे क्या है, नजर दौड़ाओ, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि भाई साहब HF में तगड़ी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो HF का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है बेटा। उसके बाद इन्होंने मॉलिक्यूलर मास, वंडरवॉल फोर्सेस को जो तवज्जो दी है, कौन कौन है, HI, ठीक है, फिर HBr और HCl। तो मेल्टिंग पॉइंट में इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस को तवज्जो दी है, HI, लेकिन उसके बाद HF, HBr और HCl। तो ये तुम्हें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप 16 का तो आसान था, मेन तुम्हें 15 का ध्यान रखना पड़ेगा और 17 में। तो 17 में बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखना मैम सबसे ज्यादा HF का था, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग, फिर वंडरवॉल फोर्सेस HI, HBr, HCl। मेल्टिंग पॉइंट में पहले वंडरवॉल फोर्सेस HI सबसे ज्यादा मास है उसका, मतलब इतना ज्यादा उसका लाइक वंडरवॉल फोर्सेस डोमिनेटिंग है कि HF से भी ज्यादा हो गया उसका मेल्टिंग पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। फिर HF भैया जी की बारी आई, फिर HBr और HCl। एक चीज कॉमन है, HCl का मेल्टिंग पॉइंट भी कम था और बॉइलिंग पॉइंट भी कम था। बॉइलिंग पॉइंट भी कम था, हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 की अगर मैं बात करूं, मतलब जो ये है, तो अगर मैं मेरा बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा HF, HI, HBr, HCl। मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो HI, HF, फिर HBr और HCl, यही है। तुम इसमें एक चीज ध्यान रख सकते हो, अगर तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता है ना, मेल्टिंग पॉइंट में इन दोनों को इंटरचेंज कर देना बस, है ना, बस खत्म। देखो ठीक बात है ना। यस मैम। ग्रुप नंबर 16 में क्या था, बेशक मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर क्या था, वाटर का सबसे ज्यादा था, ओ सर सीधा प्रॉब्लम, फिर टेलोरियम का था, फिर सेलेनियम का था और सल्फर का था, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ओके। इसके बाद है ऑक्सो एसिड्स, देखो ना, नजर दौड़ाओ, यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही टाइप का बना पा रहा है ऑक्सो एसिड, देखना HOF टाइप का, बस देख रहे हो। और जबकि क्लोरीन है HClO, HClO2, हाइपोक्लोरस क्लोरस, HClO3, क्लोरिक, HClO3, सॉरी HClO4, HClO4 पर क्लोरिक, इनके नाम भी पता होने चाहिए। तो
हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक। ऐसी देखो ये भी बना पा रहे हैं, हाइपोब्रोमस, ब्रोमिक, परब्रोमिक। आयोडीन वाला भी बना पा रहा है। तो इनके स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। इनके स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने सिर्फ क्लोरीन के दिए हुए हैं, क्लोरीन के दिए हुए हैं। तो बनाए स्ट्रक्चर बहुत आसान है मेरा बेटा। इधर देखो, अगर मैं HOCl की बात करूं, HOCl तो कैसे बनेगा उसका स्ट्रक्चर? ऐसा मैं अलग से बना देती हूँ। देखो HOCl कैसे बनेगा? Cl लगाओ, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो पक्का ऐसे ही रहा होगा। देखो, और इसके साथ 3 लोन पेयर रहे होंगे मेरा बेटा, क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। HClO2 को कैसे बनाओगे? आवाज आ रही है कि मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. ClO2 कैसे बनाओगे? 2 ऑक्सीजन है ना, मैम लगा दिया, एक हाइड्रोजन है और एक फिर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यस मैम। पिरामिडल इसका शेप हो गया। HClO3 कैसे बनाओगे? Cl 3 ऑक्सीजन है ना, ऐसे लगा दो, हाइड्रोजन एक है, लगा दो, बाकी दोनों को डबल बॉन्ड मिल जाएंगे। ठीक है, और एक लोन पेयर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा बेंट शेप, क्योंकि 2 लोन पेयर है। ये पिरामिडल हो जाएगा। फिर है HClO4, कैसे बनाओगे? Cl हाइड्रोजन एक ही है, बाकी सारे डबल बॉन्ड। बोलो क्या कहते हो? ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, बिकॉज 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, हो जाएगा। कोई मुश्किल लग रहा है इसमें? बनाने आने चाहिए मेरा बेटा। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. यस यस मैम बोल दो, मेरे को थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। हाँ ठीक है, मैम। ठीक है। तो बेसिकली हेलोजेंस वाले में आपको एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। हाँ, यू कैन गिव मी थम्स अप, वो भी दे सकते हो। एक तो फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है ना, -1। ठीक है, -1। रटना नहीं है, रटोगे तो बिल्कुल फंस जाओगे। ठीक है, अगर मैं बेटा यहाँ पे मेरे को अगर मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है कुछ ऑक्सो एसिड्स की, जैसे HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, और HClO, HBRO और HIO, क्या हम बता सकते हैं? मैंने कहा था अगर सेंट्रल एटम सेम है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? याद करो, बेसिक। एसिडिक। एसिडिक। यहाँ पे +7 में है क्लोरीन, यहाँ पे +5 में है, यहाँ पे +3 में, यहाँ पे +1 में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे बताया था मैंने? ग्रुप नंबर 15 में। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। और अगर मान लो सेंट्रल एटम अलग है तो हम किस बेसिस पे बताते थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक बिहेवियर। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सेंट्रल एटम की। तो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींचेगा, तो H+ यहाँ से आसानी से जा पाएगा। ठीक है, वैसे तो इसको हम बहुत तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मैंने सबसे आसान तरीका बता दिया सो दैट तुम लोगों को याद रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, बस सिर्फ 5 या 10 मिनट का रह गया ग्रुप 18। अगर क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ज्ञान दे दिया था, नहीं तो हो जाता है कंप्लीट आराम से। तो कल वैसे भी हमें पेपर डिस्कशन करना है, पहले आती फटाफट 5-10 मिनट में खत्म करा दूंगी, देन वी विल स्टार्ट पेपर डिस्कशन। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम।
ठीक है, और मैं तुम्हें इसकी लास्ट डीपीपी शेयर कर दूंगी। आप करना स्टार्ट कर देना उसको, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, और ग्रुप 18 वाले सवाल छोड़ देना क्योंकि अभी वो नहीं करवाया मैंने, और बाकी इसको कल हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। Yes, ma'am.